हम लोग अभी पिछले सप्ताह किए थे 303 तक। आज मैं शुरू कर रहा हूँ यहीं से 303 थेफ्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 है। थेफ्ट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गलत नियत से या बेईमानी से, ठीक है, किसी के पोजेशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बिना उसके कंसेंट के उठाता है या लेता है तो वो थेफ्ट कहलाता है, ठीक है। अभी थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। थेफ्ट के लिए पनिशमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years with fine or with both, ठीक है। अगर कोई बंदा एक बार चोरी करने के बाद भी पकड़ा जाता है दोबारा करते हुए या तिबारा करते हुए, सब्सिक्वेंटली अगर वो चोरी करता है तो फिर पनिशमेंट क्या होता है, इनहांस हो जाता है, जिसमें उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, ठीक है। तो पहले के शुरू के केस में जब वो उसने एक ही बार चोरी किया था तो उसको 3 साल तक का सजा है। अगर वो दूसरी बार या तीसरी बार चोरी के लिए पकड़ा जाता है तो उसका सजा जो है 5 साल तक बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 304 स्नैचिंग। ये थेफ्ट का जो है आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 304 स्नैचिंग। स्नैचिंग का मतलब क्या होता है, स्नैचिंग भी एक तरीके से चोरी ही होता है, ठीक है। ये जो चोरी होता है इसमें बंदा क्या करता है, चोरी करते समय थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मतलब फोर्सफुली बलपूर्वक किसी के सामने से अचानक और जल्दबाजी में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेके वहां से भाग जाता है, ठीक है, फरार हो जाता है, तो इसको बोला जाता है स्नैचिंग। और स्नैचिंग हमारा आईपीसी में कवर नहीं था, उसके लिए अलग से प्रोविजन नहीं था, लेकिन बीएनएस में अलग से प्रोविजन डाला गया है और इसके लिए जो पनिशमेंट है आपका मैक्सिमम 3 इयर्स तक है और फाइन अलग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 304 स्नैचिंग। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जानबूझ के, ठीक है, अगर किसी को डरा धमका कर, ठीक है, कि मतलब उसको ऐसा फियर हो जाए कि वो मुझे मतलब मार सकता है या चोट पहुंचा सकता है, किसी भी तरीके का अगर उसको फियर है, ठीक है, और आपने उसको फियर में डालकर उससे जो है संपत्ति अर्जित की है या गलत नियत से उसको प्रेरित किया है कि तू उसको प्रॉपर्टी दे दे, तो उसको बोला जाता है एक्सटॉर्शन, ठीक है। जैसे मैंने कॉल पे किसी को बोला, मेरा बंदा जा रहा है तू उसको 50,000 दे देना, ठीक है, नहीं तो समझ ले तेरे बेटे को उठवा लूंगा और मारूंगा अलग से। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को फियर में डालकर, ठीक है, उससे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो भी है मैं उससे बोलता हूँ उसको देने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एक्सटॉर्शन, किसी को फियर में डालकर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 309 रॉबरी। रॉबरी का मतलब क्या होता है, रॉबरी जो है थेफ्ट में भी हो सकता है, एक्सटॉर्शन में भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए, थेफ्ट इज रॉबरी इफ, मैं हिंदी में बताता हूँ मैं, थेफ्ट जो है अगर आप करने गए हो, होता है ना कभी कभी जब आप चोरी करने जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाला चोरी नहीं करने देता है या जग जाता है, तो आप उसको डराते हो, बंदूक उसके सर पे रख देते हो, बैठ चुपचाप बैठा रहे, और अपने बंदे को बोलता है फटाफट पैसा निकाल और निकलते हैं, ठीक है। तो जब आप चोरी करने जाते हो किसी के घर में या कहीं पे भी, अगर आपने चोरी करने का कोशिश करा है और उसमें आपने क्या बोलते हैं उसको, उस सामने वाले को हर्ट पहुंचाने की कोशिश करी, उसको जान से मारने का कोशिश करा, ठीक है, इस तरीके से अगर उसको फियर दिया गया, ठीक है, और अगर फियर के साथ आपने उसके घर में चोरी करने की कोशिश करी तो ये भी रॉबरी होगा, ठीक है। सेम एक्सटॉर्शन में है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो एक्सटॉर्शन में हमने क्या किया था, धमकाया था उसको कि भाई तू दे दे उसको पैसा। यहाँ पे हम उसको जान से मारने का क्विक, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं दूंगा ना तो ये मार देगा मुझे, ऐसा। तो जब आप किसी को डरा देते हो इतना कि उसको लगता है कि ये मुझे इंस्टेंट हर्ट पहुंचा सकता है, ठीक है, या तुरंत मुझे मार देगा अगर मैं नहीं दूंगा, तो इस टाइप से अगर वो एक्सटॉर्शन करता है तो वो भी रॉबरी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3, इसका पनिशमेंट पढ़ लेते हैं हम। Whoever commit robbery shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 year, ठीक है, 10 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन के लिए भी वो लाइबल होगा रॉबरी के केस में, ठीक है।
एक्सटॉर्शन का मैंने बताया था, नहीं एक्सटॉर्शन का नहीं बताया मैंने। एक्सटॉर्शन जो है सेक्शन 308 में उसका पनिशमेंट क्या है, हुएवर कमिट एक्सटॉर्शन शैल पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो 7 साल तक का उसको जेल हो सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है थेफ्ट में, स्नैचिंग में, एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में? अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को तो थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़े। एक का थम्स अप आया, मतलब एक को समझ में तो आया कम से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेक्शन है हमारा डकैती। ठीक है, देखिए इधर गया डकैती। सेक्शन 310। डकैती का मतलब क्या होता है? डकैती का मतलब अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, रॉबरी पढ़ा। रॉबरी में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई थेफ्ट करता है और अगर बलपूर्वक करता है, किसी को जान से मारने की कोशिश करता है या उसको जान से मारने के लिए धमकाता है और तब थेफ्ट करता है, तो वो भी रॉबरी होगा। ठीक है, और अगर कोई एक्सटॉर्शन करता है, उसमें सामने वाले को इंस्टेंट डेथ होने का चांस है या उसको लगता है कि मुझे वो मार ही देगा अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो ये भी रॉबरी में आएगा। डकैती बोलता है आपने अगर रॉबरी कमिट की है, ठीक है, और उसमें आपने 5 से अधिक व्यक्तियों का सहारा लिया है, ठीक है, मतलब 5 से अधिक व्यक्ति जब कंजॉइंटली कमिट करता है कोई रॉबरी तो वो डकैती कहलाता है। ठीक है, सिंपल। तो डकैती में 5 से ज्यादा बंदा होना चाहिए, भले वो रॉबरी करे लेकिन वो डकैती कहलाएगा। ठीक है, इसका पनिशमेंट है whoever commit डकैती shall be punished with imprisonment for life और with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 year और with fine। ठीक है, मतलब फाइन भी लगेगा और 10 साल से कम का तो सजा नहीं होगा। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये है आपका डकैती। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 314। ये बोलता है डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान बेईमानी से या गलत नीयत से, ठीक है, किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता है या बेईमानी से दुरुपयोग करता है तो वो कहलाता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, मैंने किसी को अपना बाइक दिया, ठीक है, मैं किसी को नहीं, मैंने दिया रिपेयर के लिए बाइक दिया था। ठीक है, वो बोला भाई साहब मेरे पास स्टाफ नहीं है, आप 3 दिन बाद आना, मैं रिपेयर करके रख दूंगा। ठीक है, वो बंदा 3 दिन बाद आता है तो उसको पता चलता है कि इसने गाड़ी उसी दिन ठीक कर दिया था और 3 दिन उसने भाड़े पे लगा दिया मेरे बाइक को। ठीक है, तो उस सामने वाले ने क्या किया? सामने वाले ने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन किया। ठीक है, उसका वो प्रॉपर्टी नहीं था, ये बेचारे सामने वाले का था, उसने अपना बता के भाड़े पे लगा दिया और 3 दिन भाड़ा भी कमा लिया। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक एग्जाम्पल है डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा। तो डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन जो होगा किसी भी प्रॉपर्टी का तो मूवेबल ही होना चाहिए। ठीक है, किसी जैसे कोई घर है तो उसका कोई डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 3 अरे पहले डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का जो है पनिशमेंट देख लेते हैं। तो इसका पनिशमेंट है आपका नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई भी बंदा किसी के प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करता है बेईमानी से तो उसके लिए 6 महीने का जेल और मैक्सिमम उसको 2 साल तक किया जा सकता है और विद फाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मेन एसेंशियल है इंट्रस्टेड। ठीक है, इंट्रस्टेड का मतलब भरोसा करना, आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी दी। एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने राजू को हर महीना 10,000 भेजा, ठीक है, और उसको बोला भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाना मेरा हर महीने। ठीक है,
और मैं राजू पे बहुत भरोसा करता था कि वो अच्छा आदमी है, वो झूठ नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और मैं उसको हर महीने अकाउंट में 10-10 हजार भेजता था शेयर मार्केट के लिए। 10 महीना बाद में उससे पूछा कि शेयर मार्केट का क्या चल रहा है सीन, बताना रिकॉर्ड। तो पता चलता है कि उसने 10 महीने तक मेरा जो शेयर का पैसा था वो हर महीने का पैसा खा जाता था, वो शेयर मार्केट में नहीं लगाता था। उसने कौन सा अपराध कारित किया? उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ठीक है, मैं उस पर भरोसा करता था, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ के बेईमानी से मेरा सारा पैसा खा गया। एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी हाल ही में मैंने ये केस फाइल किया था बोरीवली कोर्ट में। तो एक बंदा था, उसने उसकी माँ बीमार थी, तो उसने नया नया वो कारखाना खोला था। ठीक है, वो बुनकर का। तो उसमें बहुत सारे मशीन होते, उसने बेच दिया वो फैक्ट्री। और जब वो फैक्ट्री बेचा तो उसके कुछ रॉ मटेरियल पड़े थे। ठीक है, फैक्ट्री में ही मतलब 500 सेट उसने कुछ कपड़ा बनवाया मंगवाया था गुजरात से। उसको थोड़ी पता था कि माँ बीमार हो जाएगी, मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो वो बेचारे का 500 सेट कपड़ा जो था उसी फैक्ट्री में था। उसने फैक्ट्री वाले किसी को बेच दिया। उसने उसको बोला कि भाई मैं तुमको अभी पूरा सामान बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया, लेकिन ये जो कपड़ा है ना ये मेरा है, ये रहने देना, मैं आऊंगा तो ले लूंगा। ठीक है, वो गांव गया, गांव से आता है तो पता चलता है कि उसने जिस बंदे को बेचा था वो कपड़ा वपड़ा सहित बेच बाच के भाग गया। ठीक है, अरे उसने तुमको बोला था कि भाई उसका कपड़ा है, कपड़ा रहने देना, तुमको बेचना था तो उसका कपड़ा कहीं और रख देते, उससे फोन पे बात करके बता देते। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। इसको भरोसा था कि वो कहाँ जाएगा बेचारा, मेरा 500 सेट कपड़ा लेके भाग थोड़ी जाएगा। इसने पूरा भरोसा किया और इसने बेईमानी से बेच बाच के भाग गया। तो यहाँ पे उसने कौन सा अपराध कारित किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एसेंशियल क्या है? एक तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब भरोसा होना चाहिए, और दूसरा सामने वाला बेईमानी से वो अपराध करना चाहिए। ठीक है, अगर वो जानबूझ मतलब बेईमान, मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं। मुझे ना मैंने एक बंदे को बोला कि भाई ये मेरा 10 हजार शेयर मार्केट में लगा देना। ठीक है, शेयर मार्केट में कहाँ लगाओगे? रिलायंस में लगाना। ठीक है, और मैं हर महीने उसको जो है रिलायंस में पैसा लगाने के लिए भेजता था। उसने जब जिस दिन मैंने उसको बोला था रिलायंस में पैसा लगाना है, उसने उस दिन पूरा डिटेल निकाला तो पता चला कि रिलायंस घाटे में चल रहा है, तो उसका जो है मेरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो उसने गुड फेथ में रिलायंस में पैसा न लगा के टाटा में लगाया। ठीक है, और हर महीना टाटा में लगाता गया। बाद में पता चला कि रिलायंस तो डूबा ही डूबा, टाटा भी डूब गया। ठीक है, तो मेरा पैसा तो डूब गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई अब तो मेरा पैसा मतलब मैंने तुमको रिलायंस में बोला था, तुमने टाटा में लगा दिया, ये तो गलत है, तुमने मेरे साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, बराबर। तो वो सामने वाला जो है गुड फेथ में किया था, तो इसीलिए वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल है। एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा तो था। दूसरा क्या था? डिसऑनेस्टली। यहाँ पे उसने डिसऑनेस्टली नहीं किया ना, उसने ईमानदारी से गुड फेथ में सोचा कि भाई का पैसा रिलायंस में लगाऊंगा डूब जाएगा, अभी टाटा का अच्छा चल रहा है तो टाटा में लगा देते हैं, बराबर। तो याद रखना हमेशा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए इंटरेस्टेड और डिसऑनेस्टली दोनों होना जरूरी है। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कभी कभी क्या होता है, आपको डिफरेंस पूछ देता है। ठीक है, कि थेफ्ट में डिफरेंस क्या है और डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है। ठीक है, अभी बताता हूं मैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या फर्क है? किसी को पता है? बताओ। अभी मैंने बताया डेफिनेशन, तो होता है कि किसी के पजेशन से, ठीक है, किसी के पजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी बिना उसके कंसेंट के, ठीक है, डिसऑनेस्टली अगर आप उठाते हो, ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा? थेफ्ट कहलाएगा। बराबर। फिर मैंने आपको बताया डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान गलत नियत से मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके या उसका दुरुपयोग करता है गलत नियत से, तो वो डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो थेफ्ट में फर्क ये है कि थेफ्ट में जब आप किसी के पोजेशन से उठाते हो तो वो पोजेशन किसका होता है? किसी और का होता है। बराबर। जब हम थेफ्ट करते हैं तो वो जो पोजेशन होता है वो किसी और का होता है। जैसे मान के चलो यार, ये क्या बोलते हैं, श्वेता मैडम ने मुझे अपने घर बुलाया कि सुजीत सर मेरा आज बर्थडे है, आप मेरे घर आना। मैं घर गया था, उनके बर्थडे हो गया, तो मैं देखता हूँ कि उनका एक घर के बाजू में, मतलब अंदर में ही एक टेबल पर सोने का रिंग होता है। ठीक है, मैं उसको डिसऑनेस्टली, गलत नियत से, बिना श्वेता को बताए जेब में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया? ये मैंने चोरी करी है, थेफ्ट करा है। क्यों? क्योंकि वो जो पोजेशन था वो श्वेता के घर पे था, रिंग जो था उनके घर पे था। मैंने गलत नियत से उनसे बिना पूछे वो उठाया, तो ये क्या हो गया? थेफ्ट। तो थेफ्ट का मतलब पोजेशन किसी और के पास था। बराबर। लेकिन डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में जो पोजेशन होता है वो आपके पास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास कोई ये बाइकर आया था, उसने मेरे पास बाइक रख के गया, वो बोला इसका रिपेयर कर देना। मैंने उसके बाइक को रिपेयर करके एक बंदा आया था कि भाड़े पे मुझे, मैं 5,000 देता हूँ, मुझे 1 घंटे के लिए बाइक चाहिए। मैंने उसके बाइक को रिपेयर करके तुरंत भाड़े पे चढ़ा दिया, मेरे पोजेशन में था, तब मैंने डिसऑनेस्टली उसको भाड़े पे चढ़ा दिया। बराबर। तो ये पोजेशन का जो फर्क है वो थेफ्ट में होता है सामने वाले के पास, ठीक है, और डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आपके पास होता है पोजेशन। समझ में आया ये एक लाइन? हेलो, थोड़ा क्विक रिस्पांस दो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है थेफ्ट में और डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन में? थेफ्ट में आपने कंसेंट नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी मैंने बताया कि रिंग मैंने श्वेता के घर से उठा लिया, ठीक है, तो मैंने कंसेंट नहीं दिया था। डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में कंसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? बाइक जिसने दिया मुझे वो अपने कंसेंट से दिया था, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके घर से उठा के लाया था। उसके घर से लाया था क्या मैं? उसने सामने से मुझे दिया था कि भाई साहब ये आप बाइक रखो और रिपेयर कर देना, तो यहाँ पे उसने अपने कंसेंट से मुझे दिया था। ठीक है, तो कंसेंट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कंसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन थेफ्ट में कंसेंट बिल्कुल नहीं होगा। जब हम पूछ के ही लेंगे तो फिर वो चोरी रहेगा कैसे? ठीक है, तो हम बिना पूछे लेते हैं तभी तो चोरी होता है। तो जो थेफ्ट होता है उसमें कंसेंट नहीं होता, लेकिन डिसऑनेस्टली ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कंसेंट होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। दूसरा क्लियर हुआ इसमें? ठीक है, थर्ड लाइन है, थेफ्ट में जो होता है, थेफ्ट जो होता है उसका जो पीरियड होता है वो अनलिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, टेम्पररी भी हो सकता है। ठीक है, टेम्पररी नहीं होता है मेरे हिसाब से। थेफ्ट तो जो चोरी कर लिया वो चोरी कर लिया, उसमें टेम्पररी क्या होता है? ठीक है, तो थेफ्ट में जो होता है ये क्या बोलते हैं उसको, पीरियड जो होता है चोरी करने का वो लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने चोरी किया, अब मैं उसके घर पे थोड़ी जाऊंगा देने के लिए कि मैं चोरी कर लिया हूँ ले लो तुम्हारा, नहीं। ठीक है, तो ये लॉन्ग पीरियड होता है, जबकि डिसऑनेस्टली ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्पररी पीरियड का, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिसऑनेस्टली और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन थेफ्ट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए ही होता है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने श्वेता मैडम का रिंग चुराया,
तो मैं उनको देने के लिए थोड़ी चुराया था, मैं तो लेके बेच दूंगा उसको, बराबर। और लेके मैंने बेच दिया, अब उनको मिला क्या? वो रिंग नहीं मिला। ये क्या हुआ? लॉन्ग पीरियड हो गया। डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्पररी पीरियड का भी हो सकता है और लॉन्ग पीरियड का भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने किसी को बाइक दिया था, ठीक है, बाइक दिया, उसने बोला कल रिपेयर करके आपको दे दूंगा, मैंने उसको बाइक दे दिया। अब वो शाम को रिपेयर किया, मेरे कल सुबह में मेरे आने से पहले, ठीक है, 1 घंटा पहले उसने आधे घंटे के लिए बाइक को भाड़े पे चढ़ा दिया। एकदम शॉर्ट पीरियड में उसने मेरे प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन कर दिया, ठीक है। कितने शॉर्ट पीरियड के लिए? आधे घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन वो आधा घंटा भी गलत है, मेरा प्रॉपर्टी तुम क्यों किसी को भाड़े पे दोगे भाई, बराबर। तो यहाँ पे डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए भी हो सकता है, लेकिन चोरी जो है टेम्पररी पीरियड के लिए नहीं होता, ये याद रखना। तो सबको यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो बता ही दिया कि अगर आप किसी के ऊपर इंटरेस्ट करते हो, भरोसा करते हो, ठीक है, और सामने वाला अगर गलत नियत से डिसऑनेस्टली अगर आपके साथ गलत करता है तो वो होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोलन प्रॉपर्टी, सेक्शन 317। स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब होता है चोरी किया हुआ माल, ठीक है। मान के चलो किसी ने कोई सामान बेचा, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि वो चोरी का सामान है, तो वो जो मेरे पोजीशन में है सामान वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये याद रखना। देखिए, प्रॉपर्टी द पोजीशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, आपने चोरी करके किसी के घर पे लाया है या रॉबरी करके लाया है या एक्सटॉर्शन करके लाया है, अगर वो सामान किसी और का था और बेईमानी से किसी और पोजीशन पे आया है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसका पनिशमेंट क्या है? इसका पनिशमेंट सब क्लॉज 2 में है, whoever dishonestly receive or retains any property, stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen, shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 3 years or with fine, ठीक है। मान के चलो मेरे पास किसी ने सोने का जेवर बेचने आया, मतलब गहना, ठीक है, मुझे पता है कि ये बंदा ये इतना अमीर नहीं है कि उसके पास इतना महंगा सोना हो, ठीक है, गहना हो, मुझे 100% लग रहा था कि वो चोरी का है। अगर मैं वो चोरी का सामान खरीदता हूँ, ठीक है, और रखता हूँ तो वो कहलाएगा स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। और स्टोलन प्रॉपर्टी अगर मेरे घर पे है तो उसके लिए मुझे 3 साल तक का जेल हो सकता है विद फाइन, ठीक है। इससे ऊपर का मैंने पनिशमेंट नहीं बताया। देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कोई करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है आपका, किधर गया, हाँ, whoever commit criminal breach of trust shall be punished with imprisonment either for a term which may extend to 5 years। अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो तो 5 साल तक का जेल और फाइन अलग से, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा था? डकैती का तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका सेक्शन 318, चीटिंग। चीटिंग का मतलब किसी के साथ छल कपट करना, मतलब बेईमानी करना, फ्रॉड करना, ठीक है, तो उसको बोला जाता है चीटिंग। एग्जाम्पल देखिए, कितना मस्त एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर आपका सेक्शन 318 है मैडम चीटिंग का। देखिए, ए बाय पुटिंग अ काउंटरफिट मार्क ऑन एन आर्टिकल intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and thus dishonestly induces Z to buy and pay for the article A cheats, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, मैंने मान के चलो एक तस्वीर है, ठीक है, और मैंने बोला कि ये तस्वीर मोनालिसा का है, ठीक है, मतलब मोनालिसा का जो इमेज था वो बहुत महंगा बिकता था। मैंने उसको झूठ बोल के बेईमानी से वो जो आर्टिकल था मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, जानबूझ के उसको झूठा साबित है उसको ठगने के लिए। तो मैंने क्या किया? मैंने उसके साथ चीटिंग करी। A by exhibiting to Z a false sample of an article
intentionally deceive Z into believing that the article corresponds with the sample and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats. अगर आप जानबूझ के किसी को मतलब हीरा बोल के प्लास्टिक का कुछ बेच देते हो, ठीक है, तो वो एक्चुअली चीटिंग होता है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन। A person is said to cheating by personation if he cheats by pretending to some other person or by knowingly substituting one person for or another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is. Example for A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name. A cheats by personation. A cheat by pretending to be B. A person who is deceased. A cheats by personation. ठीक है, मतलब मान के चलो मैं पुलिस में नहीं हूँ, ठीक है, और मैं पुलिस का वर्दी पहन के किसी के सामने जाके बोलता हूँ कि तूने किसी को, अभी आपने सुना होगा वो डिजिटल अरेस्ट वाला, बराबर। तो डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का क्या है, एक तरीके का चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। इसमें क्या बोलता है कि मैं पुलिस हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को अरेस्ट किया हूँ, बराबर, तुम इतना इतना पैसा भेजो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। तो पर्सोनेशन कर रहा है वो, ठीक है। पर्सोनेशन का मतलब कि किसी और आदमी का मतलब खुद को रोल बता रहा है, ऐसा। एग्जाम्पल फॉर मैं पुलिस नहीं हूँ, ठीक है, और मैं पुलिस होने का दावा करता हूँ और किसी बंदे को एज ए पुलिस ठग लेता हूँ, ठीक है, तो ये होता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर और फाइन और विद बोथ, ठीक है। तो 5 साल तक का जेल हो सकता है अगर आप किसी को चीटिंग करते हो बाय पर्सोनेशन। मतलब क्या बोलते हैं, अपना वो पहचान छुपा के, यार उसको क्या बोलते हैं, मतलब मैं पुलिस नहीं हूँ और पुलिस बन के आपसे ठग लेता हूँ, या मान के चलो मैं किसी बैंक में काम नहीं करता और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं फलाने बैंक में काम करता हूँ, आपका खाता खुलवा दूंगा, आप दो पैसा मुझे, और मैं उसका पैसा लेके भाग जाता हूँ। तो ये क्या है, पर्सोनेशन करके आपने चीटिंग करा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या होता है कि किसी के भी प्रॉपर्टी में आप एंटर करते हो, ठीक है, किसी अपराध को कारित करने के इरादे से या किसी को परेशान करने के इरादे से, ठीक है, उसको बोला जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। whoever commit criminal trespass by entering into, ठीक है, और remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship, ठीक है, is said to commit house trespass. Whoever commit criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine extend to 5,000. तो कोई भी बंदा अगर क्रिमिनल ट्रेस पास करता है, क्रिमिनल ट्रेस पास का मतलब मैंने बता दिया कि आप किसी के भी ड्वेल में जाते हो, वसल में जाते हो, बिल्डिंग में जाते हो, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है अगर कोई, आप उसमें जाते हो और किसी इरादे से, ऐसा इरादा जो आपका कोई अपराध करने का हो, ठीक है, या किसी को अनॉय करने का हो या धमकाने का हो या इंसल्ट करने का इरादा हो, और इस इरादे से आप किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, तो ये माना जाएगा कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास है, ठीक है। इसके लिए आपको 6 महीने तक 3 महीने तक का जेल हो सकता है और 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि भाई आप किसी के घर में घुसते हो, दरवाजे से घुसते हो या खिड़की से घुसते हो, ठीक है। मतलब हाउस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से आप उसके घर में घुसते हो। एग्जाम्पल फॉर देखिए, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज, ठीक है। दूसरा, इफ ही एंटर्स क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन
other than himself and abater of the offense for human interference। कोई भी दरवाजा तोड़ के, खिड़की तोड़ के, टेरिस से, ठीक है, या कोई दरवाजा आपके लिए खोल के रखा है, वेट कर रहा है कि आप आओ और चोरी करो, बराबर। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब जो है, हाँ, तो ये सब जो है हाउस ब्रेकिंग में आता है, ठीक है। अभी देखिए एक एग्जांपल है, एक कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू अ विंडो, दिस इज हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। कोई बंदा किसी के खिड़की से, ठीक है, अगर किसी के घर में घुसता है तो वो क्या कहलाता है, हाउस ब्रेकिंग कहलाता है। तो ये है इसके अंदर। इसके बाद है ए फाइंड्स द की ऑफ जेड्स हाउस डोर, ठीक है, विच जेड हैड लॉस्ट and commits house trespass by entering Jed's house having opened the door with the key, this is house breaking, ठीक है। मेरे घर का चाबी कहीं खो जाता है, किसी को वो चाबी मिलता है, वो मेरे घर पे आके मेरा दरवाजा खोल के मतलब चोरी करने के इरादे से घुस जाता है, ये क्या है, ये हाउस ब्रेकिंग है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका सेक्शन 336 फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or any person or to support any claim or title। कुल मिला के ये है, फोर्जरी का मतलब होता है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ किया है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। विद मतलब इंटेंट, कौन सा इरादा है आपका, फ्रॉड करने का, ठीक है, या कुछ ऐसा जो मतलब क्रिमिनल इंटेंशन के साथ अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करते हो तो वो फोर्जरी कहलाता है, ठीक है। चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उससे, लेकिन आपका इरादा क्या होना चाहिए, इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी, मतलब आपका इरादा होना चाहिए किसी को क्षति पहुंचाने का, ठीक है, तो वो क्या होगा, फोर्जरी होगा। जो कोई भी फोर्जरी कमिट करता है उसके लिए पनिशमेंट है 2 साल तक का जेल और फाइन और विद बोथ, ठीक है। तो ये होता है फोर्जरी। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 351। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी। मैंने किसी को किसी के सामने बोला, मान के चलो मैं जा रहा था और मुझे राजू मिला, मैंने उसको धमकाया, तुम मुझे पैसा नहीं देगा ना तो मैं तुमको मतलब बहुत मारूंगा, या हम दोनों का झगड़ा हो रहा था और मैंने उसको बोला मैं तुझे जान से मार दूंगा, देख लेना मैं तुझे जान से मार, ये क्या है, ये आपने क्रिमिनल इंटिमिडेट, आपराधिक आपने उसको जान से मारने का धमकी दिया, या किसी भी तरीके से आप किसी को थ्रेट पहुंचाते हो तो वो होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। पढ़ देता हूं मैं, whoever threat by any means, ठीक है, another with any injury to his person, reputation or property or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, ठीक है। मैंने अभी बोला किसी को धमका के, डरा के अगर आप कुछ करते हो या कराते हो तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कवर होता है, ठीक है। एक एग्जांपल है, देखिए, ए थ्रेट टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन इन whom the person threatened is interested, ठीक है, इज विद इन दिस सेक्शन। अगर कोई किसी को धमकाता है कि मैं तुम्हें जलील कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा, तुम्हारा इज्जत खराब कर दूंगा, ऐसा अगर कुछ बोलता है और ऐसा धमकाता है तो ये क्या है, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में होता है, ठीक है। इसके लिए पनिशमेंट क्या है, whoever commit the offense of criminal intimidation shall punish with imprisonment either for a term which may extend to 2 years, ठीक है, with fine or without fine। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 355 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। कोई दारूबाज आदमी है, शराबी आदमी है, इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है, और वो पब्लिक प्लेस में मिसकंडक्ट करता है तो वो मिसकंडक्ट होता है, ठीक है, सिंपल है। तो इसके लिए पनिशमेंट जो है 1000 रुपीज है मैक्सिमम, या 24 घंटे के लिए उसको जेल भेजा जा सकता है या कम्युनिटी सर्विस उसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपराध भी तो छोटा मोटा है ना, दारू पी के अगर कोई आप शोर शराबा करते हो, कोई मिसकंडक्ट करते हो तो इसमें क्या ही सजा मिलना चाहिए, ठीक है।
तो मैक्सिमम इसमें 1000 तक का फाइन है, 24 घंटे तक जेल में रख सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस का जो है ऑर्डर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 356 डेफिमेशन। ठीक है, डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। ठीक है, मानहानि कैसे कर सकते हो आप? मानहानि दो टाइप से कर सकते हैं, एक होता है लिबेल और एक होता है स्लैंडर। ठीक है, लिबेल का मतलब होता है, एल का मतलब लिखना, लिबेल का मतलब लिख के। ठीक है, और दूसरा क्या होता है स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब एस, एस का मतलब स्पीक, स्पीक का मतलब बोल के। तो अगर आप बोल के करते हो किसी को, बोल के अगर आप डिफेम करते हो तो वो होता है स्लैंडर डिफेमेशन। अगर आप किसी को लिख के डिफेम कर रहे हो तो वो होता है लिबल डिफेमेशन। ठीक है, अगर आपसे बोले एक्सप्लेन डिफेमेशन और 6 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको उसका अच्छे से लिखना है। कैसे? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि डिफेमेशन क्या होता है। तो डिफेमेशन का मतलब है कि आप किसी को बोल के, लिख के, ठीक है, या साइन फॉर्म में, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, ठीक है, अगर आप किसी को, किसी के रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाते हो तो ये कहलाता है डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिबल डिफेमेशन, दूसरा होता है स्लैंडर डिफेमेशन। लिबल का मतलब होता है कि आपने कुछ आर्टिकल पब्लिश किया, ठीक है, मतलब पब्लिश करके, लिख के अगर आप डिफेम करते हो तो वो कहलाता है लिबल डिफेमेशन। ठीक है, अगर आप किसी को ओरली मुंह से कहीं पे बोल रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाता है स्लैंडर डिफेमेशन। ठीक है, अभी आपको ये आ सकता है, 100%, 100% आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है एक्सप्लेन डिफेमेशन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्शन टू द डिफेमेशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले मैडम मैंने जो आर्टिकल भेजा है वो अच्छा ही है, अगर 13 मार्क्स में पूछेगा तो आपको 2-3 पेज का तो लिखना पड़ेगा, और मैंने जो आंसर भेजा है वो 2 पेज का है, देखो आप जाके। अरे तो यही बात है ना, मैंने पीडीएफ जो भेजा है ना मैडम, उसमें 2-3 पेज का मैंने बनाया है, तो आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी देखिए इसका मेन एसेंशियल क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है देखिए, इफ इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू। ठीक है, मैं बोलता हूं कि राजू चोर है, ठीक है, तो ये तब तक डिफेमेशन नहीं होगा जब तक वो झूठ ना हो। ठीक है, मान के चलो मैंने बोला कि राजू चोर है, ठीक है, और आज तक राजू ने कहीं चोरी ही नहीं किया है, तो ये क्या है, ये डिफेमेशन है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं राजू चोर है पब्लिकली, और वाकई में राजू 2-3 बार चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, तो ये डिफेमेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला है। तो जब आप कोई सच बात बोलते हो किसी के बारे में तो वो डिफेमेशन नहीं होता है, वो एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में कुछ गुड फेथ में ओपिनियन देते हो तो वो भी एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, फिर वो डिफेमेशन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट हिज कैरेक्टर। मतलब अभी तो बताया मैंने, गुड फेथ में अगर आप करते हो तो वो डिफेमेशन नहीं होता, सिंपल। नेक्स्ट है, तो ये 3 एक्सेप्शन था, आगे एक्सेप्शन देखिए, इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में अगर कोई पब्लिश ये हो रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, उसमें जैसे मान के चलो कोर्ट ने अभी अभी देखो, कल ही की बात है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपकी माता जी ने भी वीर सावरकर को खत लिखा था। आप कैसे किसी मतलब स्वतंत्र भाभी जो भी है, सॉरी, तो मतलब उसने उन्होंने उनको खत लिखा था, आप कैसे किसी स्वतंत्र वीर के ऊपर ऐसा मतलब अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हो? ठीक है, तो राहुल गांधी ये नहीं बोलेगा ना कि आपने मेरा मतलब जो है अगर कोई वही रिपोर्ट पब्लिश करता है तो राहुल गांधी ये नहीं बोल सकता ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्या कहा, ये पब्लिक सबको बता रहा है पब्लिकली, तो ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग को एज इट इज अगर पब्लिश किया जाए तो ये डिफेमेशन नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शन 4 है। इसी एक्सेप्शन 4 के कारण अभी न्यूज आर्टिकल में आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के बारे में पब्लिश हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उनको सुनाया, बोलता है स्वतंत्र वीर के ऊपर कैसे आप टिप्पणी कर सकते हो, वगैरह वगैरह, बराबर। तो ऐसा में तो राहुल गांधी बोल सकता है ना कि पब्लिकली मेरा मतलब मजाक उड़ रहा है, तो ये मजाक नहीं है, ये डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रू रिपोर्ट साझा किया है, जो भी कोर्ट में चला था उन्होंने साझा किया है भाई, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये एक्सेप्शन 5, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट ऑफ एनी केस, सिविल और ये केस से जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन 6, it is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merit of any performance which its author has submitted to the judgment of the public। अब ये मतलब कोर्ट के जजमेंट के बारे में बोल रहा है कि कोई कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है, ठीक है, और वो पब्लिश मतलब कोर्ट का कोई प्रोसीडिंग था, उसमें जजमेंट पास हुआ है केस के मेरिट के आधार पर समझ लो, तो अगर उसको पब्लिश करता है, ठीक है, ऑथर के बिना परमिशन के समझ लो, तो वो भी एक्सेप्शन में आता है, वो डिफेमेशन नहीं होगा। 7वां एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन बहुत है। एक्सेप्शन 7वां है, इट इज नॉट डिफेमेशन इन अ पर्सन हैविंग over other any authority either conferred by law arising out of a lawful contract made with that other to pass in good faith any censure of on the conduct of that other in matter to which such lawful authority relates। तो गुड फेथ है, सिंपल सा याद रखना, अगर आपका गुड फेथ आ गया बीच में तो वो डिफेमेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एंड एक्विजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी दोज, ये भी गुड फेथ में है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन 9, इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अनदर प्रोवाइडेड दैट इम्प्यूटेशन बी मेड इन गुड फेथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज नॉट डिफेमेशन टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ, ये भी गुड फेथ में है। इसके बाद पनिशमेंट क्या है, whoever sells or offer the sale any printed or engraved substance containing defamatory matter knowing that it contains such matter shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both, ठीक है। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि अगर आपने गुड फेथ में कुछ करा हो, ठीक है, तो वो जो है डिफेमेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है और आप गुड फेथ में और जो ट्रू है अगर आप उसको पब्लिश करते हो तो वो भी गुड फेथ में है, अगर तो वो भी जो है डिफेमेशन नहीं हो।